Good morning students. Today's topic is working of institutions. मेजर टॉपिक्स क्या है इसमें? ऑफिस मेमोरेंडम, मंडल कमीशन, अपोजिशंस अगेंस्ट द मंडल कमीशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. ऑफिस मेमोरेंडम, a communication issued by an appropriate authority stating the policy or decision of the गवर्नमेंट. इट मीन्स सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जिसको अथॉरिटी दी जाती है किसी भी विभाग या मंत्रालय के द्वारा, उनकी पॉलिसी और डिसीजंस उसमें होते हैं. इट मीन्स इसको कहते हैं हिंदी में कार्यालय ज्ञापन. ऐसा आप कोई छोटा सा आदेश अपने स्कूल में भी देखते हो, नोटिस बोर्ड पे देखते होंगे आप, जो आम सर्कुलर निकलता है, नोटिस देखते होंगे आप लोग स्कूल में. तो ऐसा ही ऑफिस मेमोरेंडम होता है, कार्यालय ज्ञापन. ये सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पत्र का प्रयोग नहीं करते, ऑफिस मेमोरेंडम का यूज़ किया जाता है. द गवर्नमेंट इश्यूड हंड्रेड ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स. गवर्नमेंट हर रोज़ डिफरेंट मैटर्स के ऊपर सैकड़ों आदेश जारी करती है. अ ऑफिस मेमोरेंडम was the culmination of a long chain of events. जो ये कार्यालय ज्ञापन है वो एक लॉन्ग चेन, एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम होते हैं ये सरकारी आदेश. The government of India has appointed the second backward class commission in 1979. भारत सरकार ने 1969 में सेकंड दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था. इट वॉज हेडेड, इसके हेड कौन थे? बीपी मंडल थे. सो इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन. इसीलिए इसको मंडल कमीशन नाम दिया जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता करने वाले बीपी मंडल थे. ये 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया था. इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया. इट वॉज आस्क्ड, देखिए इसे क्या कहा गया, इसे भारत में डिटरमाइन करने के लिए, द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशल एंड एजुकेशनली, भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, एंड रिकमेंडेड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट. इनको कहा गया कि भारत में आप सामाजिक और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनके आप डिटरमाइन कीजिए उनको, और रिकमेंड स्टेप्स, और उनको दूर करने के लिए, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं वो आप हमें बताएं उनके एडवांसमेंट के लिए. द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी और एंड मेड मैनी सजेशंस, और उन्हें कई सिफारिशें, सजेशंस दिए. वो क्या क्या है हम देखते हैं. द बेनिफिट्स ऑफ जॉब रिजर्वेशंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम SC टू ST टू आ थर्ड कैटेगरी कोल्ड SEBC इंट्रोड्यूस. आपको इसको अंडरलाइन करना है. इसमें था कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे उनको रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया, उनका SC STs का थर्ड कैटेगरी में. इनको क्या कहते हैं? SEBC. आपको इसको अंडरलाइन करनी है. सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए. These reports and recommendations were discussed in the parliament. और ये जो रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस दी गई थी ये पार्लियामेंट, संसद में डिस्कस हुआ, इन सब के ऊपर चर्चा हुई. मैंने 27% आरक्षण इनको पिछड़े वर्गों के लिए रिकमेंड किया था इन्होंने, तो इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हुई. मैनी पार्टीज एंड पार्लियामेंटेरियंस केप्ट डिमांडिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द डिमांड्स. कई पार्टीज थी, कई ऐसे सांसद थे जिन्होंने इस डिमांड को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा कि आप इनको लागू कर दीजिए. इन 1989 में लोकसभा इलेक्शन हुए. द जनता पार्टी जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया कि इफ़ दे विल गेट ए चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला, दे वुड इम्प्लीमेंट दी डिमांड्स. अगर वो सरकार में आए तो वो इन डिमांड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. जनता दल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड इट्स लीडर VP सिंह. जनता दल, चुनाव के बाद जो जनता दल है उन्हीं की सरकार बनी, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे. और जनता दल के नेता कौन बने? VP सिंह बने. तो इसके बाद कई घटनाएं घटी, उसके हम देखते हैं क्या हुआ. रिएक्शंस ऑफ द पीपल. अब पीपल्स के क्या रिएक्शन थे?
इट वॉज मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री, पूरे कंट्री में हॉट कहते हैं ना, बहुत ही गर्म जोशी का इशू बन गया, ये डिबेट बन गई थी। न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस रिलेटेड विद दिस इशू, इस इशू से रिलेटेड सब न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में सबके अलग अलग व्यूज़ आ रहे थे, ओपिनियंस आ रहे थे, विचार आ रहे थे। इट लेड प्रोटेस्ट, काउंटर प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, काउंटर प्रोटेस्ट होता है ना विरोध में, उसके काउंटर में प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। सम ऑफ बिकेम वॉयलेंट, कुछ वॉयलेंट हिंसक भी हो रहे थे। इट इफेक्टेड द थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसने हजारों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इफेक्ट किया हुआ, उन पर प्रभाव डाला था। सम फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी द रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ का कहना था कि जो रिजर्वेशन है उसमें इनइक्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है। थ्रू दिस दोज कम्युनिटीज़ कैन रिजर्व्स, कि इसके द्वारा जो कम्युनिटीज़ हैं जो पिछड़ी हुई है उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा तो उनके भले के लिए, उनके लिए अच्छा है कि कुछ, इस मतलब एक बहुत ही बहस चली थी इसके ऊपर, इसमें प्रदर्शन हुए, जवाबी प्रदर्शन हुए, इसमें से कुछ हिंसक भी थे, इसमें नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों ने इसके ऊपर अपने एक तीखी प्रतिक्रिया की थी। कुछ लोगों का कहना था कि इससे भारत में जो डिफरेंट जातियों के बीच जो इनइक्वालिटीज़, जो असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण, रिजर्वेशन जरूरी है। सम फेल्ट दैट, इनका मानना था द इनइक्वालिटी इन रिजर्वेशंस, की नौकरियों में रिजर्वेशन आरक्षण जरूरी है क्योंकि विभिन्न कास्ट के बीच में असमानता के कारण, इनका कहना था। उनका मानना था कि इससे लोगों को इक्वलिटी, बराबरी कराने का मौका मिलेगा, कि जो अनइक्वलिटी है वो बराबरी पर आ जाएगी रिजर्वेशन से, और इनको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सम ऑफ देम कंसिडर्ड दैट इट वुड मेक हम्पर इन दी नेशनल यूनिटी, अब एक पक्ष का कहना था कि रिजर्वेशन होना चाहिए, तो दूसरा पक्ष भी तो था, जो काउंटर डिबेट हो रही थी वहाँ पे, तो काउंटर पक्ष वाले ने, दूसरे पक्ष ने क्या कहा, वो कह रहे थे कि मानना था कि इस निर्णय से, इस डिसीजन से जो पिछड़े वर्ग के ही नहीं, उनके जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके अवसर, उनकी अपॉर्चुनिटीज छिन जाएंगी, और इससे जो नेशनल यूनिटी है उसको भी खतरा होगा। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशंस अपोज दिस एंड फील्ड द केस द कोर्ट्स, अब कुछ लोगों ने और संगठनों ने क्या किया, इसका विरोध किया और एक केस फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर, कोर्ट में ले गया वो उनको। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल द केस टुगेदर, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जितने भी केसेस आए थे इससे रिलेटेड रिजर्वेशन से, चाहे वो पर्सन्स के हों, एसोसिएशन को, उन सबको एक बंच कर दिया, एक साथ इकट्ठा कर दिया, एक केस बना दिया इन सब का मिला करके। दिस केस वॉज नोन एज इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसी केस को क्या नाम दिया गया, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला इसको कहा गया। बहुत ही हॉट इश्यू था उस टाइम पे। 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्ड द आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ, 11 जजेस, सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की बातें सुनी, दलीलें सुनी। बाय अ मेजोरिटी द जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट वाज वैलिड एंड आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर, अब 11 जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, उनके आर्ग्यूमेंट सुने। अंत में 1992 में उन्होंने मेजोरिटी, बहुमत से फैसला किया, मेजोरिटी मीन्स 11 में से मेजोरिटी मीन्स 6 लोगों से ज़्यादा, तो उन्होंने फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश लीगल है, वैध है। एंड आस्क्ड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कहा गया कि आप इसको मॉडिफाई करके इसको ओरिजिनल आदेश को, आप ऑर्डर को लागू कर दीजिए। इट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ संशोधन करने को कहा। उन्होंने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बोला था गवर्नमेंट को कि जो पिछड़े वर्ग की अच्छी स्थिति वाले लोग हैं ना, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो पहले से अच्छी पोजीशन पे है। ओके, उसी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही 8 सितंबर 1999 को कार्मिक और जो प्रशासनिक मंत्रालय है उसने एक और आदेश जारी किया। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आप राजनीतिक संस्थाओं से क्या समझते हैं। इन इंडिया द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर अरेंजिंग एंड कैरिंग ऑल द टास्क ऑफ द कंट्री, भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं वो अरेंज करती हैं, कैरी करती है कंट्री के सभी टास्क को, कार्यों को, जिम्मेदारी होती है इनकी।
इसमें मतलब देश को चलाने में इस तरह की बहुत सारी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र में, दीज अरेंजमेंट्स आर नोन एंड इंस्टीट्यूशंस, आधुनिक लोकतंत्र में इनको संस्थाएं कहते हैं। वर्किंग, अलग अलग संस्थाएं भी होती हैं। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस आर नॉट ईजी, संस्थाओं के साथ काम करना ईजी नहीं है। इट हैज़ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनमें बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस होते हैं। दिस कैन बाइंड दी हैंड्स ऑफ दी लीडर्स, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये लीडर्स के हैंड्स को बाइंड कर देती है, उनके हाथों को बांध भी देती है। इट मीन्स रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज़, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें मीटिंग्स होती हैं, इनकी आपस में, इनकी अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अलग अलग तरीके से फैसले लेते हैं, फिर लागू भी करवाते हैं उनको। फैसलों को लागू करने में कोई विवाद होता है तो उसको तय करने के लिए, मतलब क्या गलत है क्या सही है, तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ इनकी बन जाती हैं। इन इंडिया दीज आर दी 3 इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इंडिया में 3 इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। जो पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर है वो, जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं आती हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करते हैं। एग्जीक्यूटिव, द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस। आपको पता है मिनिस्टर के नीचे IAS वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं जो एक साथ काम करते हैं, और ये मिनिस्टर्स को डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प करते हैं क्योंकि उनको अपने अपने क्षेत्र की अच्छे से जानकारी होती है। ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के, तो मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या है कि मंत्रियों द्वारा जितने भी निर्णय, जितने भी फैसलों को इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए जो स्टेप्स, उपायों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सिविल सर्वेंट्स जिम्मेदार होते हैं। आगे है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशंस वेयर द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट द कॉन्फ्लिक्ट्स वर रिजोल्व। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहाँ पे जो सिटीजन्स नागरिक हैं और जो गवर्नमेंट के बिटवीन, बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, विवाद होते हैं, उनको सुलझाया जाता है। 3 हो गए, आपको तीनों को पता होना चाहिए। पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट इन ऑल डेमोक्रेसीज, सभी डेमोक्रेसीज में, एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एक सभा होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, प्रतिनिधियों की, इलेक्टेड जो चुनाव के द्वारा है। एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो कि सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने पास रखते हैं, जिसको हम सांसद भी कहते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, इट मीन्स हम सब लोग क्या है, पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ से एक एक MLA लिया जाता है। फिर सब MLA मिलके, मीन्स 543 MLAs मिलके अपने में से एक PM डिक्लेयर करते हैं, अपने में से वो एक को। ठीक है, तो ये ऑन दी बिहाफ, हमने MLAs को चुना तो हमारे बिहाफ में वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को गेन करके रखते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो। इन इंडिया सच एज नेशनल असेंबली कॉल्ड पार्लियामेंट, इंडिया में इसको पार्लियामेंट, संसद कहा जाता है इस असेंबली को। लेजिस्लेचर द बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट द स्टेट लेवल। अब हम पार्लियामेंट जो है वो ऑल ओवर कंट्री की बात हम कर लें, पार्लियामेंट में MLA कंट्री में हो गए, बट अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में होती है लेजिस्लेचर, जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के अंदर, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा, जहाँ पे MPs होते हैं। ठीक है, MLA जो होते हैं लेजिस्लेचर में, और पार्लियामेंट में MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में MPs होंगे, 543 MPs, अपने में से एक PM डिसाइड करते हैं। लाइक दिस सेम प्रोसेस से लेजिस्लेचर में MLA होते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से, और वो MLA अपने में से एक CM को नियुक्त करते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी। अब पार्लियामेंट का क्या सिग्निफिकेंस है डेमोक्रेसी में, हम ये देखेंगे। द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। अभी हमने देखे कि जो संसद है वो लोगों के बिहाफ में पॉलिटिकल अथॉरिटी को गेन करती है। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। कोई भी कानून बनाने का अंतिम जो अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी, वो पार्लियामेंट होती है।
इट कैन ऑल्सो चेंज एग्जिटिंग लॉज, ये जो लॉज हैं अस्तित्व में उनको चेंज कर सकती है, और अबोलिश एग्जिटिंग लॉज, और उनको जो कानून है उनको एबोलिश कर सकती है, और मेक न्यू वंस इन देयर पैलेस, और उनकी जगह पे कोई नए कानून बना सकती है। इट मीन्स पार्लियामेंट की इतनी पावर होती है। आगे देखिए, पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल ओवर करती है जो गवर्नमेंट रन कर रही है उनके ऊपर। नो डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी डिसीजंस विदाउट पार्लियामेंट की परमिशन के टेकन नहीं लिया जा सकता। इट मीन्स पार्लियामेंट की उसमें सहमति होनी चाहिए। जो रनिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकती, उसमें पार्लियामेंट की सहमति होनी चाहिए। इट मीन्स कोई भी फैसले लेने के लिए उनसे डिस्कशन किया जाता है, डिबेट होती है। ओके, आगे देखिए, डिफरेंट हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी के अंदर संसद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सेंट्रल रोल होता है। द लार्ज कंट्रीज डिवाइडेड द रोल एंड पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो पार्लियामेंट के पार्ट्स को, शक्तियों को, रोल को डिवाइड कर देती है दो भागों में। दे आर कॉल्ड चैम्बर ऑफ हाउसेज, उनको चैम्बर या हाउसेज सदन कहते हैं। वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल, एक हाउस ऐसा होता है जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। एंड एक्सरसाइज द रियल पावर, और जो कि रियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, बात का देखते हैं आगे हम कौन कौन से हैं वो। द सेकंड हाउस, जो दूसरा हाउस है, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, उनके जो पीपल्स वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस, और कुछ स्पेशल फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, कार्य करते हैं। दे वर लुकिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स एंड फेडरल यूनिट्स। फर्स्ट हो गया जो डायरेक्टली इलेक्टेड है लोकसभा, और जो इनडायरेक्टली राज्यसभा। डिस्कस पार्लियामेंट एंड इट्स टू हाउसेज, डिस्कशन देखते हैं पार्लियामेंट का टू हाउसेज में। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, कि सभी लोकतांत्रिक देशों में एक सभा होती है जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो कि लोगों के बिहाफ में काम करते हैं, पूरी सत्ता अपने पास करते हैं, सुप्रीम पावर होती है उनके पास। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, सच एज नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट, ऐसी सभा को भारत में संसद कहा जाता है। एट द स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा कहा जाता है। द पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन मैनी कंट्री, पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी कानून को बनाने के लिए, एग्जिटिंग लॉज को चेंज करने के लिए, एग्जिटिंग लॉज को एबोलिश खत्म करने के लिए, और न्यू लॉज बनाने के लिए उनकी जगह पे, मतलब ऑल ओवर कंट्रोल करती है जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसके ऊपर। कोई भी डिसीजन विदाउट पार्लियामेंट की कंसेंट के नहीं लिया जा सकता। और ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। द हाउस ऑफ पीपल, द हाउस ऑफ पीपल इट मीन्स लोकसभा, इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये इसके जो प्रतिनिधि है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और ये रूरल पावर को एक्सरसाइज करती है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज़ 552, और 500 सबसे मैक्सिमम नंबर कितने हैं इसके, 552। इसमें से 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, राज्यों से 530 मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा, और 20 मेंबर्स यूटी से, यूनाइटेड टेरिटरीज से। ठीक है, 2 नंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इंडिया फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब 552 है, अब देखिए 530 में से तो स्टेट से आ गए 530, 20 आ गए यूटी से, अब 2 बचे। 2 को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, और मनोनीत कहाँ से करता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, अब द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा की अगर हम बात करें, इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इसके जो प्रतिनिधि है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस, और एक कुछ स्पेशल विशेष कार्य के लिए होते हैं। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स, इसका कॉमन वर्क ये होता है सेकंड हाउस का कि देखभाल करना वेरियस स्टेट्स के इंटरेस्ट क्या है, रीजन क्षेत्रों की, फेडरल यूनिट्स की। इट हैज़ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, इसमें 250 मेंबर्स होते हैं। 12 ऑफ राज्यसभा, इसमें जो 12 मेंबर हैं राज्यसभा के, आर नॉमिनेटेड, इनको नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। अब वो कहाँ से,
लोकसभा के 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन से कम्युनिटी से नॉमिनेट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के 12 सदस्यों को कहाँ से? फ्रॉम पर्सन्स वो है अनडिस्टिंक्ट, जिनको विशेषताएं प्राप्त होती हैं, विशिष्ट होते हैं। किन में? फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य में, आर्ट कला में, साइंस विज्ञान, सर्विसेज सेवाओं में। इन 3-4 से उनको 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लिटरेचर में अच्छे हों, आर्ट में, साइंस, सर्विसेज। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि वो प्लेइंग में थे, तो वो आर्ट में आ जाता है ना, लाइक दिस। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों में देखिए अंतर। लोकसभा अभी हमने देखा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एलिजिबल वोटर्स। द पीरियड ऑफ लोकसभा इज 5 years. ओके, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 मेंबर्स। और मनी बिल्स कैन ओनली बी, जो मनी बिल है कैन ओनली बी डिक्लेयर इन दी लोकसभा। जो मनी बिल है, धन विधेयक का जो बिल है, वो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसमें लोकसभा को सुप्रीम पावर होती है। अब राज्यसभा देखिए, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स जो राज्य विधानसभा के हैं उसमें से इलेक्ट किए जाते हैं। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। ये देखिए कि परमानेंट बॉडी है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 पीपल्स रिटायर होते रहते हैं। 2 साल में 1/3 रिटायर हो गए, उसकी जगह नए आ गए, अगले 2 साल में फिर पुराने वाले रिटायर हो गए, फिर नए आ गए। तो इसे परमानेंट रहती है, कभी इसको एबोलिश नहीं किया जाता। इट हैज़ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। इसमें 250 मेंबर्स होते हैं। और जब लोकसभा मनी बिल लेके आती है तो राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन तक, राज्यसभा अगर उससे एग्री नहीं है तो 14 दिन तक राज्यसभा उसको रोके रख सकती है। आफ्टर 14 days वो बिल पास माना जाता है। इसमें लोकसभा को सुप्रीम पावर मिली हुई है। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। राजनीतिक और स्थायी में हम देखेंगे अंतर कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द फंक्शनरीज टेक्स डे टू डे डिसीजंस। जो डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट्स के हैं, जो फंक्शनरीज टेक्स डे टू डे डिसीजंस, ये कार्यपालिकाएं डे टू डे डेली डिसीजंस लेती हैं, बट डो नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, लेकिन ये सार्वभौम शक्ति का एक्सरसाइज नहीं करती ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। दीज फंक्शनरीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। इनको कार्यपालिका कहा जाता है। बिकॉज क्यों? दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको एग्जीक्यूशन इट मीन्स कार्य रूप में ये उन्हें देती हैं। जो सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की नीतियों को, फंक्शंस को ये कार्य रूप देते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। दैट्स कॉल्ड कार्यपालिका। इन डेमोक्रेटिक कंट्री, executive that is elected by the people for a specific period is called the political executive। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कार्यपालिका के लोग इलेक्ट किए जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसको क्या कहेंगे? राजनीतिक कार्यपालिका। फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, एक फिक्स टाइम के लिए हम इनको इलेक्ट करते हैं, पीपल्स इनको इलेक्ट करते हैं। आप देखते हो MLAs, MPs, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इट मीन्स उनका टाइम फिक्स है 5 years। अगर वो ढंग से काम नहीं करते हैं तो 5 years के पहले भी हो जाता है उनका, हटा देते हैं, लोकसभा वगैरह को भंग कर देते हैं। बट देखिए फिक्स है, कोई मंत्री बना है तो कम से कम 5 साल तो रहेगा, CM 5 साल, लाइक दिस पॉलिटिकल लीडर्स। ओके, तो इट मीन्स ये फिक्स टाइम है इनका। और जो परमानेंट है वो देखेंगे हम। एग्जीक्यूटिव्स वो आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर, ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।